गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग अब न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये आरएसी पेपर्स है जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग इसमें दो पार्ट है, रेफ्रिजरेशन का और दूसरा पार्ट है एयर कंडीशनिंग का, जिसको हम लोग दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेफ्रिजरेशन का पार्ट देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो कहते हैं कि रेफ्रिजरेशन इज द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। है ना, कि जो हम रेफ्रिजरेशन करते हैं, रेफ्रिजरेशन मतलब हो गया कि एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया, ये इंजीनियरिंग साइंस का वो भाग हो गया जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है या मतलब जो हमारा सिस्टम है। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में एक हमारा सिस्टम होता है और दूसरा सराउंडिंग होती है। सिस्टम हम कहते हैं कि जिस पर हमको फोकस होता है, एक एरिया, एक स्पेस जहाँ पर हम स्टडी करते हैं, वो सिस्टम हो गया, और उसके आउटसाइड जो कुछ भी है वो सब सराउंडिंग कहलाता है। तो हमको सिस्टम की टेम्परेचर को ऐसे नेचुरली क्या होगा कि नेचुरली जो स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस से होता है कि जो सिस्टम और जो सराउंडिंग है ये दोनों मतलब एक दूसरे की इक्वलिटी टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहेगा। लेकिन हमें जो जरूरत है कि हम सिस्टम जो हमारे पास है, ये मान लेते हैं कि ये सिस्टम है, इसकी टेम्परेचर को सराउंडिंग की टेम्परेचर से बिलो रखना है ना। तो रेफ्रिजरेशन सब्जेक्ट के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं कि किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को उसके सराउंडिंग से कैसे हम बिलो या रख के और उसको उसी टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन रखना है। तो इसीलिए लिखा हुआ है रेफ्रिजरेशन इज द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग मेंटेनिंग टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ सराउंडिंग एटमोस्फेयर। मतलब ये एक ऐसा साइंस है जिसमें सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में सिस्टम की टेम्परेचर को बिलो रखने के लिए इसमें अब जो कुछ भी हमें करना पड़ता है उसी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अब है कि प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये रेफ्रिजरेशन करने का क्या क्या मतलब तरीका हो सकता है, कैसे हम किसी भी सिस्टम की टेम्परेचर को हम अब उसके सराउंडिंग से कम कर सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्रोसेस है, प्रोडक्शन है। जैसे पहला है कि बाय मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड को हम पिघला करके। दूसरा है कि बाय सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं कि जिस पॉइंट पर कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाय सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड से भी रेफ्रिजरेशन का प्रोडक्शन होता है। तीसरा जो है बाय इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड के इवेपोरेशन से भी रेफ्रिजरेशन का प्रोडक्शन होता है। और चौथा है बाय एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस का एक्सपेंशन से भी रेफ्रिजरेशन का प्रोडक्शन होता है। मतलब हो गया कि हम रेफ्रिजरेशन करने के लिए हमें ऐसा डिवाइस सेट करना होगा जो कोई ना कोई इसी चारों पर जो है वो वर्क करता हो, या तो सॉलिड को मेल्ट करके, या सॉलिड को सब्लिमेशन करके, या लिक्विड का इवेपोरेशन, या गैस का एक्सपेंशन। ये चारों मेथड्स है जिससे कि रेफ्रिजरेशन का प्रोडक्शन होता है। अब बात आती है नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन की जरूरत हमको क्यों पड़ी। हम जानते हैं कि आज के समय में जहाँ पर हमें रेफ्रिजरेशन का काफ़ी यूज हो रहा है, हर घर में यूज होता है। जैसे फ्रिज हम जो देखते हैं कि जनरली जो है रेफ्रिजरेटर जो है, कोल्ड स्टोरेज है, आइस प्लांट है, तो ये सब आजकल काफ़ी वाइडली यूज हो रहा है। इसका सबसे जो जरूरत का जो मतलब रेफ्रिजरेशन का जो सबसे बड़ा जरूरत है वो है प्रिजर्विंग फूड। कि फूड जो होता है, हम लोग जानते हैं कि पका हुआ फूड को हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, वो खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन उसी फूड को अगर हम लोग एक सर्टेन टेम्परेचर मतलब एक लोअर टेम्परेचर पर उसको रखते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक
हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का जो सबसे बड़ा यूज है कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए, इसीलिए हम लोग घर के अंदर जो है फ्रीज रखते हैं, ताकि जो भी खाना पकता है तो उसमें जो बचा उचा खाना रहता है उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, तो वो खराब नहीं होता है। और भी बहुत सारे फूड, सब्जी होती है, फल होता है ना, ये सब चीज को हम लोग फ्रिज में रख देने से उसकी जो क्वालिटी है वो खराब नहीं होता है, इससे हमारा वेस्ट कम होता है। दूसरा चीज है कि इट इज यूज टू मेंटेन टेम्परेचर लोअर देन सराउंडिंग टेम्परेचर, मतलब रेफ्रिजरेशन का जो सेकेंड जरूरत है वो है कि लोअर टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। तो हमको कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट जिसमें लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है तो वहां पर हमें रेफ्रिजरेशन करने का जरूरत पड़ता है। तीसरा चीज कि इट इज यूज टू कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर। हम लोग जनरली जैसे समर सीजन आती है जहाँ पर सराउंडिंग की टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, और इस कारण से जो हमारे पीने वाला पानी है वो गर्म हो जाता है, और जब हम लोग उस पानी को पीते हैं तो हमारा प्यास जो है वो नहीं खत्म होता है, ऐसा लगता है कि प्यास लगा हुआ ही है। तो अगर हम लोग वही वाटर को, कूल वाटर अगर हम लोग पीते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो समर सीजन में जनरली लोग कूल ड्रिंक वाटर है ना, कोल्ड ड्रिंक होता है, जूस होता है, ये सब पीना पसंद करता है। तो इसमें भी मतलब उसकी जो टेम्परेचर होती है, जो कूल वाटर हो गया, जूस हो गया, इसकी टेम्परेचर सराउंडिंग से लोअर होता है, तब हम पीते हैं तो हमें ठंडक महसूस होता है। तो यहाँ भी हमें काफी जरूरत होता है, ड्रिंकिंग वाटर को कूल करने के लिए भी हम रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। दूसरा चीज अगला है कि रेफ्रिजरेशन का और जरूरत जो होता है आइस प्लांट में होता है, जहाँ पे आइस बनाया जाता है, कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पर आलू प्याज या सब्जी सब या फिर कोई मतलब खाने वाला चीज जो होती है, बहुत सारा फल होता है, तो वो सब को कोल्ड स्टोरेज में हम स्टोर करते हैं, जहाँ पर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस से टेम्परेचर को कम रखा जाता है और वो हमारा फल सब्जी खराब नहीं होता है। डेयरी प्लांट जो दूध का है ना, तो ये भी रेफ्रिजरेशन का जरूरत होता है, क्योंकि मतलब गांव का दूध शहर में जाता है ना, तो अगर वैसे रेफ्रिजरेशन नहीं होगा तो वो जाते जाते ही खराब हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर रेफ्रिजरेशन काफी यूज होता है। तो इस तरह से हमारा कई सारे ऐसे और जरूरत है जहाँ पर हमें रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है। अब है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब हो गया कि ठंडा करने के लिए हमको कोई ना कोई डिवाइस की जरूरत होगी, है ना, और उसमें मतलब हो गया कि वो सबका तरीका अलग अलग होगा। तो डिफरेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जैसे आ गया आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और कुछ स्पेशल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जैसे कि स्टीम जेट, वोर्टेक्स ट्यूब, पल्स ट्यूब, है ना, ये सब कुछ स्पेशल टाइप का क्या है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। हम लोग इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। और होता है कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो ये सब कुछ स्पेशल टाइप का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। उसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है कि आइस रेफ्रिजरेशन मेथड में हम लोग कूल करने के लिए ऑर्डिनरी आइस का यूज करते हैं, बर्फ का। तो या तो बर्फ को हम लोग किसी कोल्ड एरिया, जैसे मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होता है, तो वहां पर ऐसे ही आइस जमा हुआ रहता है ना, ग्लेशियर जहाँ पे होता है वहां पर आइस ही आइस होता है। या फिर हम लोग अगर लोकेलिटी में देखते हैं तो हम किसी आइस प्लांट से आइस को खरीद के ले आते हैं। तो आइस रेफ्रिजरेशन मेथड्स में जो हम यूज करते हैं वो एक ऑर्डिनरी आइस यूज करते हैं। तो इससे कैसे होता है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, एक इंसुलेटेड चैम्बर लेते हैं, मतलब एक ऐसा बर्तन लेते हैं जो कि बॉक्स लेते हैं जो पूरी तरह से क्या हो, इंसुलेटेड हो। इंसुलेटेड कहने का मतलब है कि ना तो ये बाहर का हीट अंदर आ पाएगा और न ही अंदर का हीट बाहर जा पाएगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, पूरा आइसोलेट होता है। तो ऐसा ही हम लोग एक बॉक्स लेते हैं,
और इस बॉक्स में जो होता है वो 2 चैम्बर होता है, ठीक है। एक चैम्बर में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आइस का टुकड़ा डाल देते हैं, पूरा चारों तरफ से आइस का जो पैक होता है, आइस पैक जिसको कहते हैं, या फिर आइस का जो टुकड़ा हो गया, ये टुकड़ा टुकड़ा जो है सो इसके चारों तरफ से डाल देते हैं, है ना। और ये दूसरा चैम्बर जो बीच में है, ये खाली रहता है। इसमें हम अपना जो है जो भी फल सब्जी वगैरह सब है, जो भी जिस सामान को हमें ठंडा रखना है, दवाई हो गया या फिर कोई फल सब्जी या कोई ऐसा मतलब जूस हो गया या वाटर हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो चीज जिस चीज को भी हमें ठंडा करना है उसको हम इस स्पेस में रखते हैं। तो ये होगा क्या कि ये आइस की टेम्परेचर तो बहुत कम है, लो है, 0 डिग्री से कम है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से इस स्पेस से ये लगातार हीट गेन करते रहेगा, है ना। मतलब ये स्पेस से सारा आइस का टुकड़ा जो है वो हीट को गेन करेगा, तो ये स्पेस का भी टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा, क्योंकि इसमें से हीट लगातार जो है तो स्पेस से निकल के आइस में गेन करते जा रहा है। और ये जो गेन कर रहा है तो ये हीट गेन करके खुद ये मेल्ट करेगा, लेकिन ये पूरा स्पेस को क्या करेगा, ये ठंडा रखेगा। तो इस तरह से आइस रेफ्रिजरेशन मेथड से में हम लोग आइस का टुकड़ा यूज करते हैं कूल करने के लिए, है ना। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है कि आइस जो होता है इस मेथड से जनरली हम 5 से 10 डिग्री सी टेम्परेचर तक ही मेंटेन कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर हमको 0 डिग्री से कम या 5 डिग्री सी से कम अगर टेम्परेचर की जरूरत है तो फिर आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका जनरली यूज जो है जैसे कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखने के लिए, वाटर को चिल्ड रखने के लिए, जैसे थर्मस में हम वाटर रख देते हैं और उसमें थोड़ा सा आइस का टुकड़ा डाल देते हैं तो पूरा वाटर ठंडा रहता है। मेडिकल शॉप में जहाँ पर बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसको मतलब वो लोअर टेम्परेचर पे रखा जाता है, नहीं तो फिर वो खराब हो जाता है। तो ऐसे मेडिकल शॉप में भी आइस पैक रखा जाता है ताकि जो भी दवा का खरीदने वाला लोग हो, अगर वो उस तरह की दवा को खरीदता है तो उसको आइस पैक के साथ दिया जाता है ताकि वो मेडिसिन जो है वो मतलब लगातार मेडिसिन की टेम्परेचर लोअर रहे, वो खराब ना हो। तो इस तरह से हम इस आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का काफी वाइडली यूज करते हैं। दूसरा मेथड है एयर एक्सपेंशन मेथड। तो एयर एक्सपेंशन मेथड से कैसे रेफ्रिजरेशन होता है, तो कह रहा है कि इस मेथड में एयर इज फर्स्ट कंप्रेस, पहले इसको कंप्रेस किया जाता है किसी कंप्रेसर में, 5 बार तक इसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। फिर उसको उसी टेम्प कांस्टेंट प्रेशर पर इसको कूल डाउन किया जाता है। स्वाभाविक है कि अगर एयर को कंप्रेस करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी टेम्परेचर भी क्या होगा, राइज करेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक हीट एक्सचेंजर से पास होने देते हैं। तो जो टेम्परेचर से हीट एक्सचेंजर में एयर का ज़्यादा है और सराउंडिंग का जो है तो टेम्परेचर वो कम है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ से ये एयर जो है वो हीट को रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग में, जबकि इसकी प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। सिर्फ क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो फिर इसी पर हम लोग कूल करते हैं और तब जाकर के इसी हाई प्रेशर पर के एयर को हम लोग किसी एक्सपेंडर, है ना, ये एक एक्सपेंडर है, इस एक्सपेंडर से पास करवाते हैं। तो एक्सपेंडर में क्या होता है कि हाई प्रेशर एयर जब एक्सपेंडर से पास करता है तो यहाँ पर इसकी लार्ज प्रेशर ड्रॉप होती है ना। तो चूंकि यहाँ पर एक्सपेंशन, इसको ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिलता है एक्सपेंड होने के लिए, इसकी प्रेशर जो है वो ड्रॉप होती है। तो यहाँ पर प्रेशर अगर ड्रॉप होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ड्रॉप होगा, है ना। तो ये मतलब टेम्परेचर ड्रॉप होगा। और यहाँ पर एक्सपेंडर में ये होता क्या है कि ये इसके पास जो इंटरनल एनर्जी है एयर के पास, वो अपना इंटरनल एनर्जी इस एक्सपेंडर के अंदर वो लूज करता है इसको घुमाने में, है ना, एक्सपेंड करने में। यानी जब ये एक्सपेंड करता है तो एयर का इंटरनल एनर्जी लॉस्ट होता है, जिस कारण से उसकी टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर जाता है ना।
तो जब वो ड्रॉप करके बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मतलब अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर से भी कम हो जाता है। तो इस तरह से एक्सपेंडर से जो निकला हुआ आउट हुआ एयर है, ये एक तरह का कूल एयर हमें क्या होता है, एक्सपेंडर से बाहर आता है। तो फिर इसी कूल एयर को हम क्या करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है जिसको हमको रेफ्रिजरेशन करना है, इस कूल एयर को इसी सिस्टम से यानी इसी जिसको हम रेफ्रिजरेशन करना है उससे हम पास करवा देते हैं। तो ये कूल एयर जो है इस सिस्टम से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके ये हॉट होके बाहर आ जाता है। लेकिन ये सिस्टम के हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये सिस्टम जो है वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एयर एक्सपेंशन की मदद से जो है रेफ्रिजरेशन करते हैं, है ना। तो ये दो तरीका हो गया मतलब रेफ्रिजरेशन कूल करने का। ठीक है, आई थिंक कि ये जो है सो क्लियर हो गया होगा।